Namaskar, Adab, and Sat Sri Akal. Warm welcome to all the viewers of Democratic Dialogues. This is me, Dev Surbiyadvanshi, your host, and today we have a very special um, condolence meet on the channel uh, in dedication to Dr. Manmohan Singh, our former Prime Minister, who passed away recently, and with a very heavy heart. Most people who have experienced his leadership in India remember him with a lot of respect, of course, with some exceptions, but mostly everybody has a lot of love for him in their hearts. So today we want to celebrate his life by talking about our experience of him as citizens from different walks of life. And so before we begin, I would like to take this opportunity with all those speakers who've joined us today to just observe a minute of silence in respect for Dr. Manmohan Singh ji. So I would like to introduce our speakers. Um, we are joined by Dhaval Kirti Desai ji, who's from Gujarat, Vidya, who's from Bangalore, Manik Mahanaji from Delhi, and KP Singh ji from again Bangalore. So first of all, I would like to start with मानिक जी. आप प्लीज अपने शब्दों में बयान करिए कि आपने मनमोहन सिंह जी को कैसे एक्सपीरियंस किया. थैंक यू देव सुरभि. मैं अक्सर कोई तैयारी करके नहीं आता हूँ. जब भी मुझे बोलना होता है हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो मेरे दिल में हो उसी वक्त आ जाए, और मुश्किल भी नहीं होता मुझे बयां करना, पर क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती थे और हैं, और उनकी लेगेसी शायद उनके जाने के बाद और भी बड़ी हो गई है. उनका जो रुतबा है, उनका जो कद है, वो और भी ऊंचा हो गया है भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में. तो मुझे उचित लगा कि थोड़ी तैयारी होनी चाहिए. एकदम ऐसे भी बिल्कुल बिना सोचे उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए. फिर भी जो मैंने उस टाइम, उस वक्त कुछ देर पहले जो मेरे दिल में आए भाव, उन्हीं को मैं व्यक्त कर रहा हूँ. और आपकी अगर इजाजत है तो मैं अंग्रेजी में बात करूंगा, और अगर कहें तो हिंदी अनुवाद भी कर सकता हूँ. पर प्लीज इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा, नो प्रॉब्लम. Dr. Manmohan Singh was destiny's child. It was not as if he chose to lead and guide our country's future. It was destined so. As with true leaders, Dr. Singh was all action and very few words. And contrary to his soft and pliant image, he was a man of firm ideological conviction. He also possessed extraordinary technical and economic expertise that this country badly needed at that time. To be able to synergize and blend liberalization with a deep-rooted care and concern for the bottom half of our population. This required great vision, foresight, and strategic management. And towards this goal, जो उन्होंने काम किया मनरेगा के लिए और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मतलब वो एक बेडरॉक बन गया है, जो हम आज भी, ये बाद की सरकार चाहे उनकी जितनी आलोचना करे, जो हमारे देश में एक गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, उनका ख्याल रखने के लिए इससे बढ़िया कोई मेजर नहीं हो सकते हैं. इन्होंने बहुत कोशिश भी की. हम कुछ कहना नहीं चाहते, जो आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने इतना मजाक भी उड़ाया मनरेगा वगैरह का, पर वो कुछ कर नहीं पाए. वो ही एक ऐसा स्तंभ खड़ा कर दिया उन्होंने, जो आने वाले वक्तों में भी शायद हमारे देश को बहुत ज़रूरत होगी. और ख़ास करके
जब कोविड हुआ कितने लोगों की मदद हुई मनरेगा से, उसका हम आंकड़े नहीं है मेरे पास, पर अंदाजा नहीं लगा सकते। बल्कि आज ही देवसुरभि ने मुझे याद दिलाया कि एक गांव में कुछ किसानों ने अपने सारे औजार रख दिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए, और मनरेगा प्रोग्राम की को श्रद्धांजलि देते हुए। और फिर जो समय आया 2008 का, जब पूरा विश्व एकदम ग्लोबल क्राइसिस में, और लगता था कि भारत भी डूबेगा, पर उस वक्त भी भारत की जीडीपी, भारत की एम्प्लॉयमेंट आगे ही आगे बढ़ती रही। और मुझे बस इस बात का बहुत दुख होता है कि पता नहीं प्रोपेगेंडा था या क्या, वक्त बुरा था या क्या, कि लोगों ने बहुत कांग्रेस पार्टी, यूपीए की सरकार और मनमोहन सिंह जी को विशेष करके बदनाम किया, और फिर एक नई सरकार चुनी जो अब चल रही है। और मैं बस कल्पना ही कर सकता हूं, क्योंकि हकीकत तो नहीं है, कि अगर 5 साल भी और मिलते डॉक्टर सिंह की सरकार को, तो हम क्या कहाँ पहुंचते, भारत का रूपरेखा क्या होती, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे डेमोक्रेसी लोकतंत्र के दृष्टिकोण से देखें, वो सब नहीं हो पाया। मगर फिर भी उनकी मृत्यु से जितनी भी जीवन में उनकी आलोचना हुई, जितना भी उनकी कड़ी निंदा की गई, उनकी मृत्यु में सब लोग एकजुट होकर उन्होंने उनको जो नहीं भी चाहते थे मजबूरन उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ी है। तो ये थे हमारे डॉक्टर सिंह। और थोड़ी भावुकता भी आती है, थोड़ी इस वक्त उम्र तो होती, उम्र का तकाजा था, 92 वर्ष के थे, उन्होंने जाना था, पर बहुत बड़ी एक लेगेसी छोड़ गए हैं। और आगे हमें वक्त का पता नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से भारत जा रहा है, हम लोग विद आवर बेस्ट इंटेंशंस भी हम एक बहुत ही अजीब दौर से गुजर रहे हैं। पर उम्मीद है कि वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे, और हम आगे भी उनके चिन्ह कदमों पे चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच। धवल कीर्ति जी, मैं आपको इनवाइट करूंगी अब बोलने के लिए। उससे पहले मैं वेलकम करती हूँ प्रवेश शर्मा जी दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धवल कीर्ति जी, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। सच बताऊं तो मुझे जब आपने बोला कि यहाँ आपको बोलना है, तो पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाया था कि एक आसमान के बारे में, एक मैं छोटा व्यक्ति, उनके बारे में क्या बता सकता हूँ जो अमाप है, जिसको शायद 2 हाथ में हम समेटेंगे तो भी वो हासिल नहीं कर सकते, इतने छोटे हम जब है, और इतनी सारी नॉलेज, और उसके लिए जो बताया, तो वो क्या है कि शब्द बहुत कम है, फिर भी उनके बारे में इतना कह सकता हूँ कि वो इतने मृदु भाषी थे। वो बॉम्बे में जो बुक स्टॉल में जाते थे, उनके बारे में मैंने जो पढ़ा है, मैं थोड़ा जाना है, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो लंच टाइम में वो किताब स्टैंडर्ड बुक स्टॉल करके वहां पे बम्बई में है, वहां पे बुक स्टॉल से वो बुक खरीदते थे। तो लंच टाइम में वो लोग राह देखते थे, और इतना, और वहां के जो बुक देने वाले सेल्समैन थे, उनका कहना था कि आरबीआई के बहुत से गवर्नर यहाँ से किताब लेके गए, लेकिन मनमोहन सिंह जी जैसा मृदुभाषी और पोलाइट और व्यक्ति हमने आज तक कभी देखा नहीं है। जब वो किताब लेने आते थे, तब शायद हमें पता भी नहीं था कि ये व्यक्ति एक दिन देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और इतना पढ़ते भी थे, किताबों के लिए उनका इतना लगाव था। और फिर उन्होंने 5 से 7 किताबें लिखी है, जो आज की तारीख में अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत मायने रखती है। तो ये सारी चीजें उनके बारे में है। जो ये दूसरा पहलू है, प्रधानमंत्री वो थे, कैसे बने, एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारूद की किताब के बारे में सब जानते हैं। लेकिन इंडिया एक्सपर्ट स्टैंडर्ड ग्रोथ, भारत की व्यापार नीति में उनका एक चेंजिंग इंडिया 2018 में उन्होंने जो किताब एक लिखी थी। फिर स्ट्रिक्टली पर्सन, मनमोहन सिंह जी एंड गुरु शरण,
ये उनकी बेटी ने उन पे लिखी हुई किताब है। तो उसना ऐसी किताबें अगर पढ़ते हैं तो उनके बारे में शायद उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम जान सकते हैं। मुझे याद है वो प्रधानमंत्री थे तभी किसी एक पत्रकार ने उसकी पत्नी से इंटरव्यू लिया था कि भाई ये बढ़ती हुई महंगाई आपको कैसी ये होती है, तो उन्होंने कहा महंगाई मुझे भी लग रही है। तो ये सारी चीजें और यादें हैं। उन्हें जिस तरह से बदनाम किया गया वो कभी कभी तो दुख होता है कि ऐसे व्यक्ति को इस तरह से बदनाम करना, जैसे नेहरू जी के बारे में और मनमोहन सिंह जी के बारे में सबसे ज्यादा हमें दुख होता है कि सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन, शायद विश्व में सबसे बेहतरीन में जिनके गिने चुने उंगली पे गिन सके ऐसे नामों में जिनकी वो काउंटिंग हो सकती है, ऐसे लोगों के बारे में जब कोई कुछ भी बोलता रहा तो फिर थोड़ी तकलीफें होती रही। पर वो हमेशा वो खुद कहते थे कि मेरी कितनी ही टीका या आलोचना हो जाए, इतिहास मेरी मुझे याद रखेगा, ये मुझे पता है। तो ये सारी बातें जब याद आती है तो थोड़े भावुक भी हो जाते हैं कि एक ऐसे एक बेहतरीन इंसान को जीते जी और इतना अच्छा काम करने के बावजूद देश के लिए इतने सारे एक्ट बनाए उन्होंने। ये सारी चीजें अभी तो व्हाट्सएप पे बहुत सारी मीडिया भी अभी दिखाने लगा है, तो लोग कि शायद नई पीढ़ी रियलाइज कर भी रही होगी कि इतने बड़े अच्छे इंसान थे तो इतनी आलोचना उनकी क्यों हुई। तो ये सारी बातें हैं। अभी ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं उनको दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। आपने मुझे यहाँ जो एक स्टैंड दिया तो आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मैं अब इनवाइट करूंगी विद्या को। विद्या, प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्लीज। Yeah. Actually, I like the previous person was saying, I feel extremely minuscule and small to have to talk about somebody like Dr. Manmohan Singh. But a couple of things in the last few days after his passing, the one word that is coming up is gentle. And I think that's the greatest compliment you can pay a politician. I don't think you can count too many politicians with whom you will associate the adjective gentle. And I think that is really says so much about who he was. And I mean, it's very strange how an experience, and I speak for a personal experience. Since I work with France and things like that, I was once talking to India's ambassadors to France, ex-ambassador to France, and he was telling me that Dr. Singh was supposed to go to France on a state visit. And apparently, the ambassador was overseeing all the preparations, and he was at the hotel where Dr. Singh was supposed to stay. And I believe the receptionist went and told him that there is an Indian lady waiting to talk to you. But because he was very busy, he was a bit irritated. But because there was an Indian lady, he had to go since he was India's ambassador. So he went, and the lady happened to be Dr. Manmohan Singh's daughter. And the reason why she had come to talk to him was that she said that she wanted to come and see her father, but she couldn't afford to stay in that hotel. So she wanted the ambassador to suggest some other hotel more reasonable in the vicinity. And when the ambassador said, there's absolutely no need for you to do it. We have spare rooms in the hotel. You can come and stay. She said, not only will I not stay, please don't even tell my father that I dared to come and speak to you. And for me, even now, it gives me goosebumps. Like it's, I mean, today when you see the kind of pompous strutting about, and when you look back, we had somebody like that. It's just so sad. I mean, like the previous person said, obviously he was aged and everything, but some people just shouldn't go, and he's probably one of them. Yeah. Thank you, Desil. Thank you, Vidya, for sharing such a precious, account of what you have experienced and what others have experienced of him abroad. That's quite amazing. Thank you. I also welcome right now Advocate Bennett Castellino has also joined us, and
Pallavi Nayak is also with us. So a warm welcome to both of you. And Kumar Kshitij bhi jud gaye hamare साथ from Varanasi. So we have a flood of people who've joined us today. Can I ask KP Singh ji, please share your experience of Dr. Manmohan Singh? उनके बारे में क्या कहें, पिछले 3 दिन से मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लोगों को देखना सुनना पड़ रहा है। हमने देखा कि भूटान नरेश मनमोहन सिंह जी की पत्नी के कदमों में बैठे हैं। पड़ोसी देशों में झंडे आधे झुके हुए हैं। तो उनके लिए कुछ वही कहना, जैसे बाकी साथी कह रहे हैं कि हमारे लिए छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन और नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर कितना बड़ा उनका असर रहा है। मैं बहुत उत्तर प्रदेश के गरीब इलाके से, ईस्टर्न यूपी के एक छोटे गांव से निकला, लेकिन ये कह सकता हूं कि उनके कारण जो 91 में उन्होंने लिबरलाइजेशन जो शुरू किया, जो दिशा दी देश को, उसके कारण हम सारे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और मैंने सिर्फ 20-22 साल तक नौकरी की। 1990 से लेके 2010 तक मैंने सिर्फ नौकरी की, लेकिन इतना स्टेबल और इतना फियरलेस एनवायरनमेंट था, सबको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी थी, देश बहुत तेजी से बढ़ रहा था कि 20 साल की नौकरी में, जब 40 साल नहीं 20 साल की नौकरी में मैं रिटायर हो गया 2010 में। तो और जितनी हमारे अंदर जो समझ थी, मेहनत करने की जो अपॉर्चुनिटी थी, वो सारी उन्होंने मुहैया कराई, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर ओपन अप हुआ और मैं काफ़ी दिनों तक टेलीकॉम R&D में था। तो व्यक्तिगत जीवन पे उनके कारण इतना बड़ा असर रहा है कि अकेला मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था, और उनके कारण ये बोलता हूँ कि पूरे परिवार का जीवन बदल गया। मैं सबसे छोटा होने के बावजूद भी आज वो परिवार जो आप बोल सकते हो कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला परिवार था, जहाँ हम लोग बहुत समय तक 3 मीटिंग खाना नहीं पाते थे घर के अंदर। आज हम कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है, कोई कहीं है। हमने देश विदेश भी घूमा उनकी वजह से। तो ये सीधे हमारे जीवन पे उनका असर है। बाकी जैसे कुछ लोग कह रहे थे, आप विशेषण कम पड़ जाएंगे उनके बारे में हम बोलना चाहें तो, चाहे उनकी टैलेंट की बात करें, उनकी हार्डवर्क की बात करें, कहाँ से वो निकल के आए, वो भी हमारी तरह से, इसी तरह से बहुत गरीब परिवार से निकले। हम कहानियाँ सुनते हैं, लोग बताते हैं कि 10वीं तक उनके पैर में भी जूते नहीं हुआ करते थे, वो भी उसकी चिमनी और उस लैंप की रोशनी में पढ़ के वहाँ से निकले हैं। और फिर वो कैम्ब्रिज गए और कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, और फिर देश की कौन कौन सी पोजीशन को उन्होंने सुशोभित नहीं किया। वो RBI गवर्नर भी बने, वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, वो तमाम एडवाइजरी फाइनेंस एडवाइजर्स रहे सरकारों के, फिर वो 2 बार प्रधानमंत्री बने। तो ये सारे अचीवमेंट्स के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत सारी कहानियां हम सुन रहे थे। किसी ने शेयर किया कि उनके साउथ दिल्ली के 99 में जो चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में उनके भाई चंदा मांगने गए थे, तो किसी ने 1 लाख रुपए दे दिया था। और फिर वो जब चुनाव खत्म हो गए तो मनमोहन सिंह जी वो 1 लाख रुपए उनको वापस करने पहुंच गए, क्योंकि शायद वो खर्च नहीं हो पाए थे। तो एक इंटीग्रिटी की जो मिसाल जो आप दे सकते हैं पॉलिटिक्स में, खास करके इस तरह के लोग कहाँ मिलते हैं, इतने शालीन, इतने शांत, इस तरह का डिमीनर। तो हम सारे लोगों के लिए हमेशा के लिए वो एक इतनी बड़ी लकीर खींच के गए हैं, इतना अपने चरित्र, अपने जीवन से उन्होंने इतना कुछ छोड़ा हुआ है कि हम सिर्फ उनमें से कुछ अपने अंदर उतारने की कोशिश कर लें तो हमारे लिए हमारा जीवन सफल। जी, धन्यवाद।
थैंक यू, धन्यवाद आपने उनके बारे में शेयर किया। एंड सच्ची में उनकी जो एक वो इंटेग्रिटी थी ना, मैं इतना तो कह सकती हूँ कि जितना जो भी स्कैम हुआ, जितनी बातें हुई, उसके बावजूद वो एक इंग्लिश में वर्ड होता है ना, अनइम्पीचेबल, कि आप जितना भी कह लो उनके ऊपर लालछन नहीं लगा सकते। ऐसा चरित्र था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। तो मैं पल्लवी को इनवाइट करूंगी। पल्लवी, कैन यू प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी? Hi, Dev. Thank you so much. Dev, can I come in 5 minutes? या श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम, Yeah, नॉट अ speak up प्रॉब्लम। in 5 minutes. Yeah. यस। मैं इनवाइट हमारे साथ दहार मुजावर जी भी ज्वाइन किए हैं पुणे से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आप पे आएंगे। प्रवेश शर्मा जी, आप प्लीज जरा शेयर करिए अपना वक्तव्य। प्रवेश जी, आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। हेलो प्रवेश जी, वो सुन नहीं पा रही हूँ मैं आपको। सुन नहीं पा रहे। मेरे ख्याल से आप बेनेट जी से बात कर लीजिए फिर तब जी जी। उनको आई थिंक यू कैन कॉल हिम पर्सनली एंड टेल हिम। जी, एडवोकेट बेनेट कैस्टेलिनो, ओवर टू यू। If you can share. I can't hear you, you're on mute. Sir, you're on mute. If you can unmute yourself. An old person, I don't know. Okay, can you hear me now? Yes, I can hear you. Yes. First of all, I was so happy that I saw Dave in your name. So you are aligned to the present discourse which the country has fallen into. So I welcome you and I appreciate that you have taken this task in this atmosphere to condole a legend. I have two interactions. I had one interaction with the legend Dr. Manmohan Singh. In fact, I feel very low to take his name because I met him when he was the finance minister, not as a politician, but as a company secretary. And my boss, who was a managing director, said, "Let's go to meet Dr. Manmohan Singh, who was then the finance minister, because we're having some issue with the public issues." When I went to North Block, I hope I'm getting the things right because it's something in many years back. When I was at North Block, and I met another colleague of mine who was a company secretary. And he was sitting with one of the probably present's biggest corporate group chairman, whose children are probably now, or will say, are running a big group in India. He was sitting on the blocks of, there was a staircase there, stairs, and he was stapling papers. So I asked my colleague, "Hey, we are next on line to meet Dr. Manmohan Singh. What actually happened?" He said, "Hey, don't talk bullshit because this guy knows everything in and out." And here is a big chairman sitting and stapling papers because Dr. Manmohan Singh told him, "I think you read your papers and then you come back to me." So I told my managing director, "Stop the crap, we'll go and talk sense because we are meeting the finance minister." At that time, Dr. Manmohan Singh was just in liberalization and all that stuff. So we went and we met Dr. Manmohan Singh. My boss, as usually happens in India, carried a pouch. I asked him, "What are you carrying in the pouch?" He said, "Oh, isko khilana hai, usko dilana hai." I said, "Okay, now you're the boss." He carried a pouch with him. When we entered, I was quite shocked actually. And that brought me to actually appear in the Supreme Court when the Colgate came.
So I entered in, not as a Congress worker, but just as an ordinary corporate person. And Dr. Manmohan Singh was sitting down there relaxed. He knew the file in and out. My managing director was trying to throw bullshit at him. He told him, "Sir, I don't think you read your own file. I know what is in the file. Your public issue is stalled not because of the banks, but because of certain," he pointed out certain things in the balance sheet. But he said, "I'm giving you one more opportunity. I will call the chairman of all the banks and have a meeting, and they will decide whether your company is worth lending more finance." So I told the MD, I said, "Why did you talk bullshit? You were just told by one of the biggest chairmen of India, don't talk bullshit. And why are you trying to mislead?" He's not a politician. Dr. Manmohan Singh is an economist. He still carried the pouch with him, and he was wondering, like, now, whom should I give this pouch? Later on, I came to know it was a truck. I mean, it was a bundle of rupees of money. He came out, and there was a guy sitting outside with a big bag. And he asked him, "Hey, साहब के लिए कुछ देना है?" I was shocked. That was Manmohan Singh driver. He said, "साहब कुछ खाता ही नहीं, ये दाल रोटी है ये अपना टिफिन में, साहब वही खाता है." I was really mesmerized with what actually happened, because I was visiting North Block at that time, and even the lift would not work until you pay 1 rupee or 2 rupees. And here was a man who was so transparent, who was liberalizing India, and who was actually talking sense. When we were there, he actually called up. I still remember Montek Ahluwalia was the finance secretary. He called him up and said, "Arrange a meeting of the chairman of the bank." I knew my boss was going to screw it up, but anyway, that's another story. Then I came out and I told him, "Look here, you're not dealing with a politician, you're dealing with an economist, you're dealing with a gentleman. And don't bring all this bullshit bags of money. You can't buy this man." Anyhow, that story ended. Then later on, I migrated. I went to, as Parveshi knows, I went to New Zealand. I was living there. And then I found out this Colgate scam came up. And I wondered, how come a guy who eats roti chapati, who doesn't even take 1 rupee, would have been involved in this Colgate scam? So I sat down, I looked at all the balance sheets, I looked at all the account, and I approached the Supreme Court. And I think the great Gaurav Pandey was there with me. God bless him for what he does now. And he was there, Padreji was there, we went to the Supreme Court. I made 4 trips. And Justice Lodha, who was in Bombay High Court, he asked me, "Why do you come all the way to India to deal with these scamsters?" I told him, "Justice Lodha, I know you were in Bombay High Court. Fir bhi dil hai Hindustani." He sat down and he heard me. And he told me, "Had you come yesterday, we would have entertained this PIL, and we found that there's some problem in the Colgate's finances." But it's an irony, you will never believe it. And that's why I say even the fact that I'm there today in India is an irony. It's probably a tribute to the late Manmohan Singh. I once went to BCCI, and I because one of my friends who was a probably press reporter in Bombay, he told me, "Let's go to the CCI, or I think the Cricket Club of India." Over there was Justice Lodha. He said, "Bennett, you're back again." I said, "Yeah, now you're in the company of Vinod Rai, because now you're running the BCCI." He just laughed, because he was the one who dismissed my PIL. So what I mean to say is, everything was a big scam, and we as Congressies failed to actually come up and oppose everything. We sat down in our studios. I flew down. I don't credit for it, because I was feeling, where was that Congress culture that we had to fight? We never fought. We just sat down and we let it go. And then
I remember in 2000, I don't know if it was 2012 or 2000, yes, 2014. I think that was when the great Mr. Narendra Damodar Modi came into power. I wrote an article in one of the WhatsApp group, and they actually threw me out of that Congress WhatsApp group because I said, hey, look here, we don't need people who have no grassroots contact. Congress is not going to win more than about 80 seats. I think they won 60 seats. And they told me, you're talking rubbish. You come from New Zealand, you talk rubbish, you don't know anything. And you know what they told me? What are you talking? We are not grassroots. Manmohan Singh was never grassroots. Manmohan Singh never won an election. I said, don't equate yourself in Manmohan Singh. He was a legend. And you guys who are on WhatsApp group are equating yourself in Manmohan Singh. And then I knew that was the downfall of the Congress. It never came back from then. I predicted 80 seats. Praveji would remember. I think we got 64. They threw me out of the group. Gaurav Pandey, who's now probably a great man, he told me, Bennett, you're talking rubbish, you're talking nonsense. You know, this is not way the way the things work. I told him I was there at a time when I should sit in the booting. I was sitting in the polling booths, and when Congress was, there was lead. We should count lead. When we were 2,000 down or 3,000 down, nobody appeared. The moment, because I live in a constituency which still today Congress, Mahim is still Congress citadel. The moment we got the lead, all the netas turned up. I should tell them, hey, where were you during campaign? Now when we are winning, you come. And that has been the downfall of Congress. We need grassroots people. We need people who will go up and connect with the masses. If we don't connect with the masses, Manmohan Singh, why I liked him was his entire concept was something which is in the West. It's a welfare state. Today, even if I'm sitting down here, the government in New Zealand is going to pay me because they know that this guy is doing something. He has attained 65 years, and we need to pay this guy. My account is going to be what you call DTS, is going to be hit with some amount of money. And I saw Manmohan Singh is doing the same thing. And I thought we need to spread this culture, what he is doing. He taught years or hundred of years ahead of the time. Yeah. We were still in Mandir, Masjid. I was trying to tell the people in power in India, in the Congress, I called gatekeepers. I thought I heard this word, and I think the person who's hearing it knows whom I'm giving credit to. I didn't hear that word before. The gatekeepers, they were telling me this. They were telling, hey, don't believe this guy. He's come from New Zealand. He's a stupid guy. He doesn't know what he's talking about. I was trying to spread Aadhaar too. Do you know in the West, whether the Trump or anybody, at the age of 14, my own daughter said, Dad, I'm going to get money from the government. I don't need you. I said, what do you mean? He said, I'm independent now. I'm a great person. That is what Manmohan Singh was trying to do. And I was trying to say, let's spread it to the schools, the colleges. Here is the government giving you funds, the Aadhaar scheme. And I must tell you one thing, when the Aadhaar scheme came, I went to the Bombay High Court, and a good friend of mine, I didn't know that she was an RSS worker. She said, Bennett, are you as a representative of the Pope? I said, I have no connection with the Pope. The Aadhaar scheme, all our data is going to the Pope. I said, do you think the Pope has got time to read all that I'm living at Mahim, I'm living on Lady Jamshid, she wrote? She said, no. But then I came to know in 2014, India has been saffronized. Institutions have been saffronized. Congress lost the touch with the people. Congress lost that thing of going and agitating, going to the people. When the Colgate scams came, Arvind Kejriwal was sitting down, probably drinking something, eating something. Not a single Congress worker came out on the road. And that's what the Supreme Court told me. I remember there was a long conversation with the justices. I told them, they said, when none of the Congress workers have come out, why you have come out?
I said, because I'm not a Congress worker. I said, I'm an Hindustani. I'm fighting for India. And what your people, what your judges. But Justice Lodha, when he joined the BCI, I told him, oh, it was a quid pro quo. What actually happened? You all got big assignments. I'm waiting Yes. to tell you Chandrachud. And I hope I get the day. I came to know that he was actually one of my friend's chamber. He was in the same chamber, but I knew him independent of that because I'm waiting to tell him, Chandrachud, you have failed India. Sorry for taking your time, and it was nice talking to you guys, connecting from Thank 10,000 you. kilometers, but coming today on a very day when I feel sad, but my soul rests in peace that I did something, one of the greatest reformer in the world, Dr. Manmohan Singh. Amen. God bless you all. Namaste. Thank you. Pallavi, please go ahead. Share your experience, please. Thank you, Dev. So it's been so nice listening to everyone, and I think everyone has had even the gentleman before me who just spoke. You know, you had very personal experiences with Mr. Singh. I, of course, have never met, never personally known him, but somebody who has grown up my entire for a good part of my life. Mr. Manmohan Singh uh, has been in leadership, first finance minister and then the prime minister. I have not known many people as leaders, political leaders in the country, but him for many, many years. So for me, of course, it's somebody that one looked up to and has much to learn from. So I don't have, I also feel that I am in no place to talk about him at all. But the only thing that I felt, I can speak about what I felt in the last 2 days was, of course, like, you know, I don't know why when some people pass away, it just feels like such a personal loss. It's like someone very close to you has passed away, and that feeling was definitely there. But this other feeling, which like very strongly one has felt since, of course, 2014, is that does being a good person matter anymore? And you know that Very, very question good. has been going around for some time, definitely in my head, in many places. Does it even matter to be a good person, right? And in the last 2 days, the outpouring that has happened from, you know, every side, like, you know, it's not just, it's including people who have been detractors, people who have had said very malicious things about him, and in general have very could not but share what a great personality he was, right? And so I will keep it very short. And for me, that is what Mr. Manmohan Singh was. And he was a good man. And I think more than a great politician, more than all of that, the need of the hour today is to believe in good, that good can still win. You know, that is getting eroded. That thought is getting eroded. And for me, in the last 2 days, even in his passing away, he's given that hope. He's given that hope because Absolutely. last 2 days I've seen that people, it matters to be a good person. And I can now definitely with confidence say that, you know, it matters to be a good person. So that's all I will have. Thank No, absolutely. The power of being good that has really openly shown itself. Although his passing away, I am the same as you. I've cried. I didn't know him personally. I've never met him, but I actually cried so many times, and you. I've And seen it people was around also me actually mourning. right, right. And the question today is, a lot of people in my generation are also asking, does integrity actually matter? You know, do these values even matter? Everybody's trying to take a shortcut, and you know, but that is what he stood for, saying it. And you know, in his passing away, it's all the more evident that it matters. All those things people actually, Pallavi, we've lost you. even at its living. Sorry, have you? Am I? Can you We see me lost you now? in between. And speak to me Yes, I now. can see it.
Sorry, Yeah. listen to me now. Yes. Hello. Hello. Huh. No. What? Now? Am I audible now? Yes, yes, you're Okay. audible. So I was just saying exactly the fact that values like integrity, perseverance, discipline, like it could be many things which makes for good politics, right? Do those things, and it actually helps our politics, the constitutional politics that we want to follow, people's politics that we want to hopefully kind of nurture in the country. Do those values even matter? And in the last 2 days, now it is completely, I'm definitely confident that it matters. It still matters, and it will continue to matter. So that is Absolutely. what I Absolutely. felt in the last few Um, days. So thank you for giving this opportunity. I don't think anything more I am in any position to speak about. Thank you. Thank you for sharing your perspective, Pallavi. Thanks a lot. We also welcome Mohammed Faizan he's originally from Kashmir, but he's joined us from Delhi. So warm welcome to him as well. Dahar ji, can you share your experience? Then I'll come to Kshitij ji, who's joined us from Varanasi. या थैंक यू देवस्वरबी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया कि यहाँ पे मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को के बारे में कुछ अपने शब्द रख सकूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, एकेडमिक, ब्यूरोक्रेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मीडिया ने जो उनकी आलोचना की और उनको जो परेशानियां में डाला, तो उसके बारे में उन्होंने उतना ही कहा था कि हिस्ट्री मेरे से ज्यादा काइंड रहेगी, इस मीडिया से भी ज्यादा, जिन्होंने मेरी इतनी आलोचना की है। मैं उनको इंडिया में जो भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हुए, रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, उनका प्रणेता मानता हूं। टैक्स स्ट्रक्चरिंग हो, रिस्ट्रक्चरिंग हो, बैंकिंग सिस्टम हो, या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, पॉलिसी अबाउट करेंसी, ये सब बातों में उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग करने की बहुत अच्छी कोशिश की और उसको इम्प्लीमेंट किया। बहुत सारी अच्छी पोजीशंस उन्होंने, जैसे कि गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, फाइनेंशियल एडवाइजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, देन फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, एंड आखिर में 10 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर है अपने इंडिया के। मुझे एक बात की खुशी होती है कि मैं उस देश में रहता हूं कि जहां पे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, और मैं उस उम्र में था कि मैं उनके रिफॉर्म्स को समझ पा रहा था, उनकी डिसीजंस को समझ पा रहा था, और जो मुझे हेल्प कर रही है एक मिडिल क्लास को और पुअर कम्युनिटी जो इंडिया की है, बहुत बड़ा तबका है, उनको ग्रो होने के लिए मदद कर रही थी, उनकी पॉलिसीज को मैं समझ पा रहा था। और मैं उस पार्टी से भी जुड़ा हूं जिस पार्टी से मनमोहन सिंह जी बिलोंग करते हैं। उनको याद करने के बहुत सारे एक्ट्स जो उन्होंने लाए, जैसे कि मनरेगा एक्ट, उन्होंने 71,000 करोड़ का लोन वेविंग किया फार्मर्स को। विदर्भा के फार्मर्स जो आत्महत्या कर रहे थे, उनको स्पेशल पैकेज दिया उनकी जान बचाने के लिए। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सारे फूड सिक्योरिटी बिल जो कि हम याद करते हैं। हीरो ऑफ द लिबरलाइजेशन जो हुआ इंडिया में इरा, उसके हीरो कहा जा सकता है उनको। एक वक्ता ने कहा जेंटल पॉलिटिशियन, यस, ही वाज अ जेंटल पॉलिटिशियन। अभी हम जो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं उनसे राजी हूं कि बहुत ही कम लोग हैं हम जेंटल पॉलिटिशियंस कह सकते हैं। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण जेंटल पॉलिटिशियन कह सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, उसके आर्किटेक्ट कह सकते हैं हम उनको। और आज कल जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके बारे में लिखा है कि कंट्री के, इंडिया के फर्स्ट 6 प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने फ्री मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जिसने इंडिया को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया। मैं ज्यादा कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि वो जो फीलिंग है दिल में उनके लिए, तो वो मुझे एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूं ज्यादा, लेकिन दुख में तो हूं, और मैं दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वो जहां भी हो, वो वहां खुश रहे। जो भी स्वर्ग है या हेवन है, वहां पे खुशी से रहे, वहां के लोग भी। I will come. This is my how to say what. Thank you. Thank you. नहीं, वो आई कैन अंडरस्टैंड। बोलते बोलते आप भी भावुक हो गए। पता नहीं पिछले 2 दिन में कितनी बार कितने लोग भावुक हुए हैं उनके बारे में याद कर करके। क्षितिज जी, आप जरा शेयर करिए अपना वक्तव्य। थैंक यू सुरभि।
इस मंच के माध्यम से मनमोहन जी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने और सुनने को मिली। पिछले 2 दिन से मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पता नहीं थी हमको, और वो चीज़ें सामने आई। मनमोहन सिंह जी का इतना लंबा कैरियर राजनीतिक महत्वपूर्ण पदों पे 1972 में वो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, मतलब इंदिरा गांधी का जो दूसरा टर्म था उस समय वो मुख्य आर्थिक सलाहकार बने, और 2014 तक जो है वो 4 से 14 तक वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और इसी साल अप्रैल में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म। तो एक आदमी, मैं काफी सरप्राइज था कि इतना शालीन, इतना सभ्य, इतना मतलब कम बोलने वाला, इतना समझदार, इतने लंबे समय तक राजनीति के उच्च स्तर पे कैसे सरवाइव कर सका। क्योंकि राजनीति हम भी समझते हैं, आप लोग भी अधिकतर काफी सीनियर लोग हैं, सबको प्रणाम करते हैं। तो राजनीति में मनमोहन सिंह हो के भी इतने लंबे समय तक और राजनीति के उच्च पद तक पे जाना ही नहीं बल्कि वहां रहना और अपनी एक छाप छोड़ना, ये संभव है। ये काफी अपने आप में असाधारण बात है। मनमोहन सिंह जी के आर्थिक सुधारों की बात कई लोगों ने की। हमारा जन्म तो उसके बाद हुआ था। उस समय की परिस्थितियां से लेकर जब वो प्रधानमंत्री थे, मेन मेमोरी तो हमारी जो है वो उनका प्रधानमंत्रित्व काल जो था 2004 से 14 तक, उसी बीच में मुझे जो जितना समझ आता था। बाद के दिनों में, हालांकि 2010 में हम NSUI में थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो मनमोहन सिंह जी एज ए प्राइम मिनिस्टर यहाँ कन्वोकेशन में आए थे। उनको डॉक्टरेट की यहाँ डिग्री भी दी गई। तो उस समय थोड़ा उनके पास जाने, उनको देखने या उनकी बात जो आसपास के लोग थे BC वगैरह, उनसे सुनने का मौका मिला था। तो मुझे वो स्मृति में जो वो सारी तस्वीरें थी वो सामने आ रही थी जिस दिन उनका दुखद देहांत हुआ। तो मेरा रिसर्च, मैं यहाँ PhD बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता भी हूँ और अभी फिलहाल PhD भी अपनी पूरी कर रहा हूँ। तो मेरी PhD जो है मनमोहन सिंह के टाइम में ही शिक्षा का अधिकार कानून आया, तो उसी पे मेरा रिसर्च चल रहा है। तो जो 2004 से 2009 वाला उनका पीरियड था, वो मुझे लगता है कि इंदिरा जी के बाद, इंदिरा जी के प्रधानमंत्रित्व काल के बाद सबसे बेहतर काम जिस 5 साल के सिनेरियो में हुआ किसी प्रधानमंत्री के, तो वो मनमोहन जी का जो 2004 से 2009 का कार्यकाल था। काफी शानदार, उस पर काफी रिसर्च हुए हैं, काफी शोध बातें भी हो रही है इधर बीच। शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार जो काफी महत्वपूर्ण था, मतलब इस देश में सूचना का अधिकार जनता को देना, और उसका काफी प्रयोग भी लोगों ने किया। इधर बीच जो है इस सरकार ने उसको कमजोर करने की कोशिश की, कुछ सफल भी हुए हैं। मनरेगा जो है ग्रामीण स्तर पे, निचले स्तर पे, गांव, देश के हर गांव में जो है उसका असर देखने को मिलता है, जिसका लाभ कोरोना पीरियड में भाजपा की सरकार, वर्तमान सरकार जो है उससे भी समझ में आया, और उसने पर्दे के पीछे उसकी तारीफ भी की। और मनरेगा का आधार आज किसी भी सरकारी योजना के लाभ लेने के लिए एक प्रमुख पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। मनमोहन जी ने उसको अपने पहले कार्यकाल में शुरू कराया। और भी बहुत सारी चीजें जो मुझे याद आ रही हैं कि उतना काम जो है किसी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल के कार्यकाल में, वो भी ऐसा कार्यकाल था कि 15 छोटे छोटे दलों को मिला के उनकी गवर्नमेंट बनी थी, और उन सबको साथ में लेके चलते हुए, और इस तरह के न्यूक्लियर डील काफी महत्वपूर्ण। आम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं कि उसका क्या यूज है या क्या उससे देश को क्या लाभ हुआ, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने राजनीतिक दृढ़ता का भी परिचय दिखाया मनमोहन जी ने, और आज देश जो है आर्थिक महाशक्ति बनने और
वैश्विक स्तर पे जो है इंटरनेशनल रिलेशन का जो असर पड़ा भारत का अन्य देशों से, तो उसमें मनमोहन जी की न्यूक्लियर डील जो थी वो काफी सार्थक सिद्ध हुई। बाकी मनमोहन सिंह के जीवन से प्रेरणा बहुत सारी चीजें हैं कि सबसे उनका राजनीतिक करियर, ये उनकी विद्वता और बाकी सारी चीजें तो थी ही। मुझे जो सबसे अच्छी बात उनमें लगी, या मैं जो देखता हूँ मनमोहन जी को, उनका व्यक्तित्व जो था वो इन सारी चीजों से काफी ऊपर था। मनमोहन सिंह एज ए ह्यूमन बीइंग जो है शायद अपने दौर में सबसे बेहतर राजनीतिक इंसान रहे होंगे। उसका काफी उनके इस व्यक्तित्व को जो है, क्योंकि मीडिया तो खैर मीडिया में अक्सर बोला जाता है कि वो लोग होते हैं जो राजनीति में सफल नहीं हुए, वो रोड के एक साइड खड़े होके राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर पत्थर फेंकना ही जर्नलिज्म का एक पहचान बन गया है। उससे मनमोहन जी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जो कर सकना था वो किया। और एक शेर याद आ रहा है जो मनमोहन जी पे मुझे काफी फिट समझ में आता है कि मिट्टी का दिया हूं दायरे में रोशन करूंगा। तो मोहन जी ने इस वाक्य को अपने पूरे जीवन की कुंजी बना के इसको चरितार्थ किया। और एक महान आत्मा जो है वो हमेशा प्रेरित करेगी इस देश के हर युवक को जो अपने लोगों के, अपने समाज में बदलाव लाना चाह रहा है और ईमानदारी से अपना काम करना चाह रहा है। उनके लिए मनमोहन जी का पूरा जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। इन्हीं बातों के साथ मैं बाकी लोगों को सुनना चाहता हूं, तो श्रद्धांजलि दे रहा हूं और आपको धन्यवाद देता हूं सुरभि जी, बोलने का मौका दिया और इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ शेयर किया। मैं मोहम्मद फैजान जी को इनवाइट करूंगी कि अपना वो वक्तव्य शेयर करें। फैजान जी, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। Faizan, can you hear me? I can hear you, but am I? Hello. Yes, you are audible. You are audible now. Am I audible now? Yes. Please go ahead. Okay. Yeah, sure. Thank you very much. Thank you very much for giving me this opportunity, and hello everyone. So I'm no one to describe Manmohan Singh here, to describe his legacy here, but I'm just joining. I call all of you to in this condolence meet. So what can I say about Manmohan Singh? He was just the epitome of grace, humility. His intellectual and moral integrity is next to none. So everybody talked about his humility, his grace, how as an administrator he was. So I'll just I'll not go too far. I just give some examples. How India was prosperous. During his 10 years of his government. So I can remember. I don't know whether you remember. We had lots of mobile manufacturing countries in India. We had the companies like these Carbon, Micromax, Intex, Spice. I don't know how many of you know about those things. But they were, that was the kind of prosperity we had. We had lots of, new companies coming into, investing in India. They had hopes from India, and they were really prospering at that time. So we had lots of telecommunication companies at that time. We have Aircel, we had Hutch, then it merged with the Vodafone. We had Airtel, of course, BSNL. Who can forget BSNL? Now, in the current times, we only hear about Jio and Airtel. So this is what has happened. The prosperity in those 10 years. That was at peak in his era, and going to the 2008
crisis, 2009 crisis, whole world was going through those turbulent times. But at that time, had Dr. Manmohan Singh being not in the helm of Indian, at that time, India, so I don't know where we would have gone at that time. So he, एक जहाज को किस तरह से उन्होंने उस तलातम में कैसे ले चले उस जहाज को, so that you never know, अगर current times में इस तरह का हो जाए तो how, where we will go. So also like apart from his economic हम liberalization और 1991 reforms की बात कर ही रहे हैं कि like उनका तो वो I'll just give some examples of उनका एक जो रोल रहा है peace में, स्पेशली मैं कश्मीर की बात अगर करूं तो आई रिमेम्बर मैं छोटा मतलब 11th-12th की बात में मैं था तो देन 2005 में we had this Muzaffarabad Baramulla bus service. We had to start that Muzaffarabad Baramulla bus service at that time. Despite the terrorist attack in Srinagar at that time, तो उन्होंने अपना like he didn't cancel his trip to Kashmir at that time. So like how he was, he wanted peace in between India and Pakistan. And also 2006, I remember उन्होंने पंजाब में कहीं like he has proposed this treaty of peace, security and friendship with Pakistan. So his legacy is beyond, उनकी legacy को कोई छू नहीं सकता, चाहे peace के मामले में हो, कि चाहे उनका foreign diplomacy की बात हो, चाहे उनकी economy उसमें बात हो, तो like क्या ही बोल सकते हैं उनके उसमें, like there's like he has been एक I'm lost of words, कैसे बताऊं मैं उन चीज को, like उनके like एक ह्यूमिलिटी जो उनमें थी, है ना, एक स्ट्रेंथ जो था, क्वाइट स्ट्रेंथ, जिनको हमने अनफॉर्चुनेटली 2014-2012 के बाद से जो एक तरह से एक जो गिराव आता गया हमारी पॉलिटिक्स में, द फॉल इन आवर पॉलिटिक्स सिंस आफ्टर दैट 2010-2011, तो जिस तरह से उनको हमने एक कैरिकेचर बना के रख दिया हमने उनको, so that was unfortunate, but yeah, like thank you very much for giving me this opportunity. Yeah, thank you so much for sharing your unique perspective. And so we have finished with all our speakers today. I thank everyone, but before we go, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, मैं लास्ट बोलना चाह रही थी क्योंकि मैं सबका सुनना चाहती थी, सब क्या शेयर करेंगे, पर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन लिटरली मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टिल द टाइम दैट आई फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो बड़े होते हुए उनकी नीतियाँ, आई रिमेम्बर मैं बैठ के पार्लियामेंट के सेशन सुना करती थी, मुझे बड़ा शौक था, आज भी ये सुनती हूँ, पर जब मैं उनको बोलते हुए सुनती थी, उस वक्त की पॉलिटिक्स कैसी थी, इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है तब और अब में। और मनमोहन सिंह जी की डेथ जो हुई है, वो एक बहुत बड़े तरीके से खल रही है वो चीज़ जो हम इतने समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं पिछले 10 साल से। उनकी डेथ ने हमें फिर से रिमाइंड किया है कि हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए, लेकिन हम कहाँ आसमान में उड़ रहे थे और आज हम लिटरली गटर में पहुँच चुके हैं। मैं अपने शब्दों के लिए सॉरी कहूँगी अब दर्शकों को, लेकिन यही फीलिंग आती है बहुत ज़ोर से कि जिस तरीके से देश का विनाश हुआ है और इतने अच्छे कार्यकाल के बाद मनमोहन सिंह जी की जो नीतियां थी, जो फैजान और दूसरे लोग भी मेंशन कर रहे थे, 2008 में लगे पूरी दुनिया तहस नहस हो गई, बट हमारे देश को कैसे उन्होंने बचा के रखा। और वो शायद हमारे घर के जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो मनमोहन सिंह जी वैसे थे हम सबके लिए कि जब तक वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए थे, हमें ये बिल्कुल फेथ था, वी हैड दैट फेथ दैट this is a person who can take care of our country and we are in safe hands. तो सच्ची में उनका जाना एक बहुत बड़ा लॉस है हम सब के लिए। और
मैं तो अपने एग्जाम्पल में भी बहुत सरप्राइज हुई, और दूसरे लोगों से जब बात किया तो वो भी मुझे फिर समझ आया कि जो लोग उनसे कभी मिले नहीं, उनसे कभी पर्सनली 1-to-1 बात नहीं हुई, बट देयर आर पीपल हु आर मोर्निंग फॉर हिम, हु आर क्राइंग फॉर हिज डेथ. And I think that's the legacy that Dr. Manmohan Singh ji has left behind with his work, because his work spoke. And no matter, um, sorry, no matter how much PR and publicity one may do, but the respect that is earned from doing real and good work, it's not achievable just like that. So thank you so much everybody for joining today. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन करके हमारे साथ अपने विचार शेयर किए. आशा है कि आगे जाके हमारी लड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ताकि हम इस देश को वापस नॉर्मल सी पर ला सकें, बिकॉज हमारा देश आज खतरे में है. तो यही कहते हुए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, मैं सारे दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको हमारे चैनल का ये आज सेगमेंट अच्छा लगा कि हमने कंडोलेंस मीट रखी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, ऐसी कॉन्वर्जेशंस करते हैं जो यूजुअली पब्लिक डोमेन में नहीं हो रही हैं आज के समय. तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा चैनल को. धन्यवाद और बहुत जल्द मिलेंगे फिर से. थैंक यू. Thank you.